morning students. Now we start lecture 2 of metal and non-metal. In previous video we study about introduction of metal and non-metal. In this lecture we will study about physical and chemical properties of metals. In physical properties of metals, first property of metal is malleable. Malleable means it is beaten by hammers into thin sheet. इसका मतलब ये होता है कि मेलिएबल का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होती हैं ये सभी सॉलिड है। अगर ये मेटल्स को अगर मैं किसी हैमर की हेल्प से इसको बीट करता हूँ तो उससे इसकी बहुत पतली पतली लेयर्स बन जाती हैं। तो जो बहुत थिन लेयर्स बन जाती हैं, थिन शीट बन जाती हैं, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबल। और ये मेलिएबल की प्रॉपर्टी होती है केवल मेटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स मोस्टली सॉलिड होती हैं और इनको अगर मैं किसी हैमर से बीट करूं तो बहुत पतली पतली लेयर्स बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन की बहुत पतली पतली लेयर्स आती हैं, या मान लीजिए मैं बात करूं कॉपर की बात करूं, कॉपर की भी बहुत पतली पतली थिन लेयर्स आती हैं। गोल्ड की फॉइल आती है, सिल्वर की फॉइल आती हैं, प्लेटिनम की जो रिंग है या फिर और भी जो ज्वेलरीज होती है वो भी बहुत थिन लेयर होने की, मेटल्स आर मेलिएबल, ये मेटल मेलिएबल होने की वजह से ही हम जो ज्वेलरी वगैरह है वो बना लेते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेलिएबल की टेंडेंसी होती है और इनको हम बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि जो मेटल है उस मेटल्स के बहुत पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है डक्टाइल। और ये मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये मेटल्स ऐसी होती हैं कि इनमें डक्टाइल की टेंडेंसी होती है। या कॉपर है, इनमें सभी में डक्टाइल की टेंडेंसी होती है, मतलब इनके बहुत पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं, हर मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, और जो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेता है, और इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं मेटल्स। सभी मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दीज आर लस्टर्स। जो मेटल्स होती हैं वो सभी लस्टर्स होती हैं, मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। तो इनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी सरफेस होने की वजह से हम इसको कैसी बोलते हैं? लस्टर्स। जनरली मेटल्स आर हार्ड। जितनी भी मेटल्स होती हैं ऑलमोस्ट हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ये ऐसी मेटल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनको आप अपने हाथ से भी फोल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होती है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, जो ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स होती हैं ये सभी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सभी मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन हमारे ये हैं, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी मेटल्स होती हैं ये सभी सॉलिड हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, यानी कि आप ये समझिए कि मोर देन होते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी के नहीं होते। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। जैसे मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की, जैसे मैं बात करूं सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ये तो MP हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। सीजियम है, रुबिडियम है, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं और इनको आसानी से टेम्परेचर देकर मेल्ट कराया जा सकता है।
जैसे मैं बात करूँ कॉपर वगैरह की, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जबकि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, ये सभी हमारी बेसिक मेटल्स हैं और ये ऐसी मेटल्स हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो पार्टिकल्स की बाइंडिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाते हैं। लेकिन जनरली जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं किसी नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल के कंपैरिजन में मेटल्स हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज़ हाई डेंसिटी। अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, लेकिन सभी इस फॉर्मूले को फुलफिल नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मास बढ़ता जा रहा है तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं मेटल में मरकरी ले लूँ, लिक्विड होती है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। या फिर जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है, जनरल रूल तो यही है कि अगर मास किसी का बढ़ता चला जा रहा है मेटल्स का, तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन डेंसिटी डिपेंड करती है जो एटम्स होते हैं वो कितने ज़्यादा क्लोज पैक है, जितना ज़्यादा क्लोज पैक एटम्स होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ही हाई होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, तो मेटल्स हैज़ हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि इनके एटम्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास में एटम्स होते हैं, स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, यही रीज़न है कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये तो प्रॉपर्टी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब मैं इसके बाद में बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फर्स्ट इज रिएक्शन विद एयर। अगर मैं मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ करा दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। अब देखिए जो मेटल्स हैं, हमारी मेटल्स बहुत सारी हम लेंगे अभी, और एयर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो एयर में हमारी होती है 21% ऑक्सीजन। तो ये जो मेटल्स होती हैं ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। अगर मैं बोल दूँ रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, तो एक ही बात है यहाँ। जैसे मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेटल ऑक्साइड या फिर MO2 में। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ Na की रिएक्शन में O2 से करा दूँ। Na मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा Na2O। क्या बनाएगा? Na2O। तो Na2O M2O होगा, ये MO2 भी बन जाएगा, वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो Na प्लस O2 इक्वल टू बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं अगर इसको बैलेंस करूँ तो रिएक्शन हमारी इस तरीके से कुछ बैलेंस होगी, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O। इसका मतलब जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर मैं मान लीजिए इसकी जगह पे ले लूँ कैल्शियम, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा 2CaO। किसी के भी साथ करा दो, कोई ऐसा नहीं है। K प्लस O2, ये KO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पर जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट हुआ तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की वैलेंसी +1 है, तो +1 होने की वजह से Na2O बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि मेटल की वैलेंसी क्या है। जैसे सोडियम की +1 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है, तो उसी के हिसाब से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो वैलेंसी आती है इसकी कितनी आती है? इसमें हाफ आती है पोटेशियम की। ऑक्सीडेशन स्टेट वो आगे बताई जाएगी, ये सुपर ऑक्साइड का केस है। लेकिन जनरली M2O टाइप के बन जाता है, ये M2O टाइप का है, और ये हमारा केस जो है वो MO टाइप का है, और ये MO2 टाइप का है। ये आगे के लिए पढ़ाया जाएगा। रिएक्शन विद वाटर, अगर मैं मेटल्स की जो रिएक्टिव मेटल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये भी आपको हो सकती है कि इसमें कौन कौन सी मेटल रिएक्टिव है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, वो आगे आपको बता दी जाएगी। तो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, या फिर मैं ऐसे बात करूँ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो सभी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। और ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं। जैसे Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूँ यहाँ पे 2Na प्लस 2H2O आएगा, 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो यहाँ पर अगर सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस।
अगर में सोडियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी वाटर मिक्स हो जाए तो तुरंत ही वो फायर कैच कर लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और बेसिक सॉल्यूशन तैयार करता है। मैग्नीश, इसीलिए जो सोडियम है इसको कभी भी ओपनली रखा नहीं जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाई है, एयर के कांटेक्ट में आने पर तुरंत ही ये फायर कैच कर लेता है और इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव मेटल में आता है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। तो यहाँ पे Mg+2H2O इक्वल टू MgOH+H2S। तो यहाँ पर इस तरीके से जो रिएक्शन होती है, जितनी भी मेटल्स हैं, सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की, तो मेटल्स जितनी भी होती हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो वाटर के साथ नॉर्मली टेम्परेचर पर रिएक्शन करके हाइड्रोजन देती हैं, लेकिन जो मेटल्स ऐसी हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे जिंक रिएक्टिव मेटल, बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, तो Zn+H2SO4 इक्वल टू ZnSO4+H2। अब ये जिंक जो है रिएक्टिव मेटल होने की वजह से आसानी से एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को देता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। या तो आप एसिड ऐसे लीजिए जैसे कॉन्सनट्रेटेड एसिड ले रहे हैं आप, जैसे कॉपर पे आप अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जनरली मैं अगर बात करूं नॉर्मल टेम्परेचर पर जो डाइल्यूट हमारा जो एसिड होता है उसकी बात करूं तो डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सभी कैसी हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जब इनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो ये एसिड के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं देते। सब मेटल्स ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देखिए मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो सभी बेसिक हैं। मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सभी बेसिक होते हैं, और उसका मैं आपको रीज़न दे दूं यहाँ पे। जैसे Na2O है, ये मेटल ऑक्साइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं तो तुरंत ही यहाँ पे क्या बनने लग जाता है, 2NaOH। तो ये बेस दे रहा है। तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ मिक्स होने पर क्या बनाते हैं, बेस, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड। तो सब मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, लेकिन ये तो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विच कैन रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो हम उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ZnO है, अब ZnO की अगर मैं रिएक्शन करा दूं एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ करा दूं मैं, तो तुरंत ही यहाँ पे बन जाएगा ZnCl2 प्लस वाटर। और अगर मैं इसी जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में अगर NaOH के साथ करा दूं तो यहाँ पे बनाने लग जाता है ये Na2ZnO2 प्लस H2O। तो कहने का मतलब ये है कि जो H2O, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्साइड है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सभी एम्फोटेरिक कहे जाते हैं क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन इजीली कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पॉइंट इज सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव सो दैट कैच फायर सो दे कैच फायर व्हेन दे केप्ट इन एयर एंड दे स्टोर इन केरोसिन ऑयल। ऐसा होता है कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, और जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई होती है तो वो ऑटोमेटिकली एयर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो फायर कैच कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊँ, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसी मेटल्स होती हैं कि अगर आप इसको ओपनली अगर आप खुला छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये फायर कैच कर लेती हैं, इसीलिए इनको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोडियम, पोटेशियम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव मेटल्स सो दे कैच फायर फ्रॉम ऑक्सीजन एंड इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। 6 पॉइंट इज सम लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब मैं बात वो कर रहा हूँ जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन औरों के कंपैरिजन में जैसे कॉपर है, मरकरी है, लेड है, इनसे ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये क्या करती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। आपने देखा होगा मैग्नीशियम भी घरों में वैसे यूज़ होता है, मैग्नीशियम की भी फॉइल्स होती हैं। बाकी एल्यूमिनियम तो आपको सबको पता है, प्रेशर कुकर वगैरह जो एल्यूमिनियम के होते हैं, और भी एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी औरों के इन सोडियम पोटेशियम मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है।
लेकिन अगर मैं व्हाट ऑन हीटिंग दे बर्न्स इन ऑक्सीजन, अगर मैं इसको गर्म कराऊँ, इन मेटल्स को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कराऊँ तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम है 4Al + 3O2 = 2Al2O3, अगर इसको मैं एल्यूमिनियम को गर्म कराऊँ तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये एक छोटी सी बात है रिएक्टिविटी सीरीज़, जो इनमें अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, वो इससे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ रिएक्शन को करा के, और हमने एक सीरीज़ को बनाया हुआ है, लेकिन रिएक्शन को करा के भी नहीं, ऐसा होता है जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है वहाँ पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोली जाती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करके बनाई जाती है। आप तो यही समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये पता लगा रहेगा कि कौन सा रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा होती है, तो पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव मेटल देन सोडियम, लेकिन सोडियम की भी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे तो आती है, फर्स्ट नंबर पे तो लिथियम आती है, लेकिन लिथियम इसमें नहीं दिया। तो पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये दोनों। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी कम है और ये भी थोड़ा कम है, और इनकी भी रिएक्टिविटी जिंक और आयरन की कम होती है, लेड की भी कम है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये किसी एसिड के साथ भी नॉर्मली रिएक्शन नहीं कर पाते, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि वाई सोडियम रिएक्ट विद एसिड, वाई सोडियम रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो ये तो रिएक्शन कर लेगा इसके साथ में, और यहाँ पे क्या बनाएगा आपका 2NaCl प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ तो ये सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। लेकिन अगर मुझसे बात की जाए वाई कॉपर रिएक्ट विद HCl एंड देन नो रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोडियम, कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरिजन में बहुत लो होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप